नायक एक बांग्ला ड्रामा फिल्म है। ये कहानी एक फिल्म स्टार की है जो फिल्मी दुनिया का एक नायक, एक हीरो है जिसने आज तक कभी कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी। कामयाबी के शिखर पर होने के बावजूद उसके अंदर एक उलझन है। हमेशा सब छिन जाने का एक अनजाना डर सताता है। अरिंदम मुखर्जी एक बंगाली फिल्म स्टार है। कल दिल्ली में उसे एक अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लेना है। ये एक प्रतिष्ठित सरकारी पुरस्कार समारोह है। हालांकि कल शाम तक अरिंदम को इसमें हिस्सा लेने की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन परसों रात क्लब में एक घटना हो गई। उसने गुस्से में एक आदमी को पीट दिया। अखबार में खबर भी छपी है। दैनिक अखबार ऐसी ही तो मसालेदार खबरों की तलाश में रहते हैं। पब्लिक इमेज खराब हो रही है। सोचता है सरकारी अवार्ड से छवि सुधारने में मदद मिलेगी। दिल्ली जाने का प्लान अचानक बना, इसलिए फ्लाइट में टिकट नहीं मिल पाया। मजबूरी में दिल्ली तक के लिए ट्रेन का सहारा लेना होगा। स्टेशन जाने से पहले अपने मैनेजर ज्योति से पूछता है कि उसकी नई फिल्म थिएटर पर कैसा परफॉर्म कर रही है। ज्योति बताता है कि लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं, फिल्म में देखने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या पता अरिंदम का स्टार प्रेजेंस फिल्म को चला दे। हालांकि समय तेजी से बदल रहा है, ऑडियंस का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि ये उसकी पहली फ्लॉप फिल्म साबित हो। आज मूड ठीक नहीं है। अरिंदम ने फिल्म के एक नए कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन करने से मना कर दिया। कहता है दिल्ली से आकर देखेगा कि क्या करना है। कहता है अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अच्छा मुहूर्त नहीं है। तभी एक फोन आया। उसके फिल्म की हीरोइन है। हीरोइन का नाम सुनते ही चेहरे पर और भी तंगी आ गई। हीरोइन कह रही है कि उसे गलतफहमी हुई है। मिलकर उसे सब एक्सप्लेन करना चाहती है। पूछ रही है कि क्या उससे मिलने स्टेशन आ सकती है, पर बेरुखी के लहजे में अरिंदम कहता है कि कोई जरूरी नहीं है और फोन काट देता है। इस ट्रेन के सफर में सफर करने वाले और भी कई किरदार हैं। सबकी अपनी कहानी है, अपना मुस्तकबिल है। आज इस ट्रेन में एक फिल्मी सितारे की चमक उनकी किस्मत को रोशन करेगी। हरेन बोस एक अमीर बिजनेसमैन है। अपने परिवार के साथ ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहा है। उसकी एक बेटी है जो बीमार है और पत्नी एक घरेलू महिला है। खुद भी दिखने में एक बुजुर्ग समझदार आदमी मालूम पड़ता है। इस कोच के एक कैबिन में एक छोटे से एड एजेंसी का मालिक प्रीतिश सरकार अपनी पत्नी मौली के साथ छुट्टियां बिताने जा रहा है। जब प्रीतिश को पता चला कि बिजनेसमैन हरेन बोस इसी बोगी में सफर कर रहा है तो बड़ा उत्साहित होता है। यहाँ एक मौका बन सकता है। सोच रहा है हरेन बोस को इम्प्रेस करके उसकी कंपनी का एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेगा। लेकिन मौली निराश है, कहीं इन सब चक्करों में छुट्टियां न बर्बाद हो जाए। जब अरिंदम ट्रेन में चढ़ता है तो टीटी बताता है कि उसके कोच में साथी पैसेंजर का नाम अघोरी चटर्जी है। उसका नाम सुनते ही अरिंदम थोड़ा झिझकता है। बूढ़ा अघोरी बहुत बड़ा आलोचक है, फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ बहुत कुछ लिखता रहता है। पूरे एक दिन का सफर ऐसे आदमी के साथ कैसे कटेगा। चटर्जी ने भी जब अपने साथी पैसेंजर का नाम सुना तो उसका भी माथा गर्मा गया। जब अरिंदम से कोच में मिलता है तो उससे पूछता है कि तुम सफर में शराब तो नहीं पियोगे? अगर पियोगे तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि इसकी महक से मुझे उल्टी होती है। ज्योति ने ऐसी ही दिक्कतों से बचने के लिए अरिंदम के नाम 2 टिकट बुक किए थे। उसका दूसरा टिकट हरेन बोस के कोच में है। अरिंदम बूढ़े अघोरी को नमस्कार करता है और दूसरे कोच में चला जाता है। यहाँ हरेन की पत्नी और बेटी उसे देखकर बड़े खुश हैं, पर हरेन बोस उसे मन ही मन कोस रहा है। फिर कहता है कि आजकल अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं। इंडस्ट्री में होड़ केवल इस बात की लगी है कि कौन ज्यादा फिल्में बना सकता है। क्वालिटी की किसी को परवाह नहीं है। असली फिल्में तो अमेरिका में बनती हैं। फिल्म बनाने में उनका कोई सानी नहीं। जब हरेन की बातें चुभने लगती है तो अरिंदम उठकर डाइनिंग कार में चला जाता है। इस ट्रेन में अदिति सेनगुप्ता नाम की एक एंटरप्रेन्योर भी सफर कर रही है। आधुनिक नाम की एक महिला केंद्रित मैगजीन चलाती है। अपने मैगजीन के प्रति उत्साहित है, इसलिए चेयर कार के अपने साथी पैसेंजर पति पत्नी को अपनी बातों से प्रभावित करती है और मैगजीन का सब्सक्रिप्शन बेच देती है। जब वे डाइनिंग कार में बैठे हैं, अदिति देखती है कि ट्रेन में फिल्म स्टार अरिंदम मुखर्जी भी सफर कर रहा है, तो उसका ऑटोग्राफ लेने चली गई। अरिंदम को शुरू में लगा था कि वो उसकी कोई फैन होगी, लेकिन अदिति ने बताया कि वो अपने भतीजे के लिए उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती है। खुद पर उसकी आरुचि देखकर अरिंदम उससे पूछता है कि तुम्हें बंगाली फिल्में कैसी लगती है, तो वो कहती है कि बंगाली फिल्में वास्तविकता से कटी हुई होती हैं और इसमें नायक किसी भगवान की तरह परफेक्ट दिखाए जाते हैं।
अदिति का साथी पैसेंजर भी इस बात से सहमत है। अरिंदम की छवि आधुनिक जमाने के भगवान कृष्ण की तरह है और बंगाल की सारी औरतें उसकी गुप्त भक्तिनी हैं। आज डाइनिंग कार में जब हरेन बोस समय काट रहा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला प्रीतीश उसे कंपनी देता है। चालाकी से उसे अपना विजिटिंग कार्ड थमाता है, पर हरेन को जैसे बिजनेस की बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रीतीश जैसे ही किसी काम की बात पिच करता है, हरेन बात घुमा देता है। इधर अदिति के साथी पैसेंजर दोनों पति पत्नी उससे कहते हैं कि आज उसके मैगजीन को फेमस करने का उसके पास एक अच्छा मौका है, क्यों ना वो अरिंदम का इंटरव्यू करे। उसे अखबार में छपे कंट्रोवर्सी के बारे में उससे पूछना चाहिए। आखिर उसने क्लब में एक आदमी को घूंसा क्यों मारा था। ये एक अच्छा मौका है। अदिति भी इस मौके की महत्ता को समझती है, लेकिन कुछ भी बात करने से पहले अरिंदम से ये पूछ लेना चाहती है कि अगर उसे कोई आपत्ति ना हो तो कुछ सवाल करना चाहती है। वो आधुनिक नाम की एक महिला केंद्रित मैगजीन की एडिटर है। हालांकि उसका मैगजीन कोई फिल्मी मैगजीन नहीं है, फिर भी क्या हो अगर वो इसमें फिल्मी आर्टिकल की शुरुआत इसी इंटरव्यू से करे। अरिंदम को लगा था कि वो उससे वही सब पूछेगी जो सारे फिल्मी मैगजीन में छपा करता है, जिसमें सब अच्छा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन अदिति इससे हटकर जानना चाहती है, जो वो इस फिल्मी दुनिया से छुपा कर रखता है। अरिंदम एक झटके में भाप गया कि अदिति से बात करना उसके फिल्मी छवि के लिए सही नहीं है। कहता है फिल्मी एक्टर एक साए में जीते हैं, उनका जीवन एक मुखौटा होता है। हीरो अपने बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। उसने अदिति से बात करने से मना कर दिया, लेकिन उसे अपनी सरलता दिखाने के लिए कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। कहीं वो अपने मैगजीन में ये ना लिखे कि अरिंदम बेरुखा है। उसे अपनी पब्लिक इमेज की बड़ी फिक्र रहती है। आखिर इमेज धूमिल होती ही स्टार की बॉक्स ऑफिस कमाई भी फीकी हो जाती है। अरिंदम जब अपने केबिन में वापस लौट रहा था, टीटी उससे कहता है कि अखबार में उसके बारे में पढ़ा था। तो अरिंदम एक बार के लिए घबरा गया, कहीं वो क्लब में उसकी मारपीट वाली घटना के बारे में तो बात नहीं कर रहा है। फिर जब टीटी ने सरकारी अवार्ड की बात की, तब जाकर उसके जान में जान आया। इधर प्रीतीश अब भी हरेन बोस को इम्प्रेस करने में लगा है, लेकिन बात नहीं बन रही है। तभी वहां प्रीतीश की पत्नी मौली आती है। प्रीतीश की पत्नी को देखते ही हरेन के अंदर बात करने का उत्साह जाग गया। वो मौली को घूर रहा है और प्रीतीश के बजाय मौली से बात करने में ज्यादा रुचि ले रहा है। प्रीतीश के लिए तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। इधर अरिंदम अपनी बर्थ पर लेटा है। देखते देखते उसे झपकी लग गई। सपना देखता है कि उस पर पैसों की बारिश हो रही है। वो एक मरुस्थल में है जहाँ रेत के बजाय करारे नोट हैं। उसे यहाँ खूब मजा आ रहा है। वो नोटों पर कूद रहा है। तभी शाम ढलने लगती है और उसे टेलीफोन की घंटी सुनाई पड़ती है, जिसका रिसीवर एक इंसानी कंकाल पर रखा है। इसे देखकर उसकी घबराहट बढ़ने लगती है और वो वहां से भागने लगता है, पर उसे हर तरफ रुपए में दफन इंसानी कंकाल दिखाई पड़ती है। फिर वो अचानक नोटों के ढेर में धंसने लगता है, जैसे ये नोटों का दलदल हो। वहीं पर उसका एक पुराना पहचान वाला दोस्त है। अरिंदम उसे आवाज लगाता है कि शंकर दा मेरी मदद करो। शंकर दा उठकर आता है, फिर उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर ऐन मौके पर अपना हाथ वापस खींच लेता है। शंकर दा अरिंदम को नोटों के दलदल में धंसने देता है। तभी अचानक डर से उसकी नींद खुल जाती है। अरिंदम पसीने से सना हुआ है। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। इधर प्रीतीश की पत्नी मौली बुढ़े हरेन की ठरकी नजर से तंग आकर अपने केबिन में वापस आ गई। उसके पीछे पीछे प्रीतीश भी आ गया। कहता है कि बस काम बनने ही वाला था। वो इतनी बेरुखी से वापस क्यों आ गई? क्या अपने पति के लिए उससे मुस्कुराकर 2 मीठे शब्द नहीं बोल सकती है? कहता है इसे बस एक खेल समझो, काम पाने की ये भी एक स्ट्रेटजी है। लेकिन मौली को ये सब ठीक नहीं लग रहा है। इधर अरिंदम उस सपने के बाद बड़ा बेचैन है। जब अदिति डाइनिंग कार में अकेली बैठी थी, तो उसके पास जाकर बैठ जाता है। सोचता है बात करने से मन हल्का होगा। अदिति को बताता है कि उसने एक अजीब सपना देखा। वो एक मरुस्थल में था जहां रेत के बजाय लाखों रुपए थे। फिर नोटों के दलदल में डूबने लगा। तब उसका एक पहचान वाला शंकरदा वहीं था, उसे बचा सकता था, पर उसने उसे डूबने दिया। तब अदिति कहती है कि सपने अक्सर लोगों के अंतर्मन की दबी इच्छाएं होती है। ये छुपा हुआ कोई डर भी हो सकता है। वो पूछती है कि ये शंकरदा कौन है। अरिंदम उसे बताता है कि वो एक पुराना दोस्त था। जब वो स्टूडेंट लाइफ में ड्रामा करता था, तो शंकरदा प्ले का डायरेक्टर होता था। वो उससे अक्सर कहता था कि जिंदगी में कुछ भी कर लो, पर फिल्म में एक्टर कभी मत बनना। लेकिन उसका एक दोस्त ज्योति
जो अब उसका मैनेजर है। फिल्म लाइन में उसके शुरू से कई कॉन्टैक्ट थे। उसने उसके लिए एक फिल्म में स्क्रीन टेस्ट की बात कर दी थी। स्क्रीन टेस्ट की बात जब शंकरदा को पता चली तो वो बड़ा नाराज हो गया। उससे कहता है कि फिल्म जगत में भले बहुत ग्लैमर है, लेकिन इसके लालच में मत पड़ो। याद रखो कि इसका कला से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म एक्टर केवल दर्शकों का भूखा होता है। फिल्मी दुनिया एक व्यापार है, सप्लाई डिमांड पर चलती है। किसी एक्टर की फिल्म हिट हुई तो सीधे आसमान की बुलंदी पर, और फिल्में जैसे फ्लॉप होने लगी एक पल में जमीन पर। तब ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी खोजोगे तो वो भी नहीं मिलेगी, फिर अचानक करियर खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। शंकरदा की यही बात आज उसे बेचैन कर रही है, क्योंकि उसकी नई फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। क्या पता कौन जाने उसका दौर भी अचानक कब खत्म हो जाए। अदिति को आगे बताता है कि दुर्गा पूजा के बाद जब वे विसर्जन कर रहे थे तो शंकरदा को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो विसर्जन के दौरान ही मर गया। उसने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ा। जब शमशान घाट में शंकरदा की लाश जल रही थी, उसने वही फैसला लिया कि उसे फिल्मी दुनिया में आना चाहिए। आखिर एक ही तो जिंदगी है और मौका भी केवल एक बार मिलेगा। शंकरदा कहता था कि फिल्मी अदाकार डायरेक्टर की कठपुतली है, लेकिन उसके दोस्त ज्योति का कहना है कि इंसान होकर गरीबी में जीने से अच्छा है कि कठपुतली बनकर पैसों की बारिश हो। कहता है कि तब उसे डर लग रहा था कि शंकरदा की बात ना मानने पर कहीं उसका श्राप न लग जाए। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकता है तो अरिंदम को देखते ही खिड़की पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस पर अदिति थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो जाती है। तब अरिंदम उससे कहता है कि वो जितना घबराएगी लोग उतना गॉसिप करेंगे, इसलिए रिलैक्स रहे। अरिंदम उसे अपनी पहली फिल्म के बारे में बताता है। उस फिल्म में मुकुंद लाहिरी नाम का एक पुराना एक्टर था, तब बड़ा फेमस था और बड़ा बदतमीज भी। उसे अपनी आवाज पर बड़ा घमंड था। वो स्क्रिप्ट के हिसाब से ना तो डायलॉग बोलता था और ना ही किरदार के हिसाब से एक्टिंग करता था। जो बोल दिया सो डायलॉग और जो कर दिया सो एक्टिंग। इसी बेढंगेपन पर उसे बड़ा गर्व था। शूटिंग के दौरान उसने सबके सामने अरिंदम की बेइज्जती की। उसके एक्टिंग के नेचुरल स्टाइल को कोस रहा था, लेकिन तब उसने लाहिरी की सारी बकवास सुन ली और उसे कोई जवाब नहीं दिया। अदिति को बताता है कि वो फिल्म रिलीज के समय बड़ा नर्वस था। उस दिन ज्योति के साथ उसने पहली बार शराब पी थी। तब अपने काम से संतुष्ट नहीं था। जिस सीन में मुकुंद लाहिरी उसके साथ था उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। शायद लाहिरी उसके परफॉर्मेंस से खुद को फीका समझ रहा था, इसलिए अपने साथ हर सीन को उसने डिस्टर्ब किया। अदिति को बताता है कि उसकी पहली फिल्म घटिया थी। अपनी फिल्म का आधा हिस्सा भी बर्दाश्त करना उसके लिए बोझिल था, पर फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद उसकी सारी फिल्में हिट होती गई, कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। हिट का वो सिलसिला आज भी जारी है। फिर कई साल बीत गए। एक रात जब वो सोने जा रहा था, उससे मिलने मुकुंद लाहिरी आया। कई सालों से वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब था। तब वो बूढ़ा और बीमार लग रहा था। असल में लाहिरी ये रिक्वेस्ट लेकर आया था कि उसे अपनी अगली फिल्म में कोई काम दे दे। इंडस्ट्री में उसे अब कोई काम नहीं दे रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बता रहा था कि 20 साल में उसके फिल्मी करियर ने कैसा करवट ले लिया। कभी वो शिखर पर था, लेकिन अब इंडस्ट्री में उसकी कोई जगह नहीं रही। जब ताज किसी के सर पहनाया जाता है तो किसी से छीन भी लिया जाता है। उसकी बातें सुनने के बावजूद अरिंदम ने उससे कोई काम नहीं दिया। कहता है कि एक्टिंग का मतलब केवल आवाज नहीं होती है। तब अदिति उससे पूछती है कि क्या उसने ऐसा अपनी पहली फिल्म का बदला लेने के लिए किया था, पर अरिंदम ने उसकी बात टाल दी। इसका कोई जवाब नहीं दिया। जब अदिति के साथी पैसेंजर ये देखते हैं कि अरिंदम उससे बात करने में काफी रुचि ले रहा है, तो वे अदिति को एक नोट भेजते हैं जिसमें लिखा है कि वो क्लब में हुए फसाद के बारे में उससे पूछे। पर अदिति को कोई मसालेदार खबर की चाहत नहीं है। ये उसका स्टाइल तो हरगिज नहीं है। उसने अरिंदम से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। अरिंदम उसे अपने एक बचपन के दोस्त बीरेश के बारे में बताता है। कॉलेज के बाद बीरेश मजदूर राजनीति में बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। कभी कभी वो उसे भी धरना प्रदर्शन में ले जाया करता था। बीरेश प्रदर्शनों में भाषण देता था और वो किनारे में बैठकर अपने नाटकों के डायलॉग याद करता था। बताता है कि बीरेश चाहता था कि मैं भी उसकी तरह मजदूर राजनीति में हिस्सा लूं, लेकिन मेरा स्टेज तो कुछ और ही था। एक बार ऐसे ही एक प्रदर्शन में वो भाषण दे रहा था, तभी वहां पुलिस आ गई। लाठी चार्ज शुरू हो गया, फिर पत्थरबाजी होने लगी।
तब वो अपने दोस्त वीरेश को बचाने के लिए स्टेज की तरफ भागा, लेकिन तभी एक पत्थर उसके सर पर लगा और वो बेहोश हो गया। इस घटना के बाद 5 साल बीत गए। तब तक वो एक फिल्म स्टार बन गया था। एक दिन अचानक वीरेश उससे मिलने आया। इन 5 सालों में उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। कुछ देर वीरेश वहीं उसके साथ बैठा रहा, फिर कहता है कि क्या वो उसे एक जगह छोड़ देगा, लेकिन तब बताया नहीं कि कहाँ जाना है। वो भी तब दोस्ती के नाम पर बिना सवाल किए कार में उसके साथ निकल गया। वे दोनों यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। तभी अचानक उसने एक फैक्ट्री के बाहर कार रुकवा दी। सैकड़ों लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए जमा हैं। वीरेश चाहता था कि मैं बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से कुछ बातें कहूँ, पर ऐसा करना मेरी पब्लिक इमेज के लिए अच्छा नहीं था। एक एक्टर को फिजूल की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। कहता है मैंने कार से उतरने से मना कर दिया और वीरेश को छोड़कर लौट आया। आज अदिति से कहता है कि उसे इसका अफसोस होता है, वो कैसे इतना बदल गया। लंच के बाद जब वो अपने केबिन में आराम कर रहा था, उसे अपनी नई फिल्म के हीरोइन का ख्याल आता है। फिल्म में कैसे उसकी कास्टिंग हुई थी। एक रात वो अचानक उसके घर चली आई। हालांकि तब फिल्म की कास्टिंग हो चुकी थी, फिर भी वो जिद कर रही थी कि इस फिल्म के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। कह रही थी कि वो उसकी पैरवी करे। उस रात उसने उसे नर्वस कर दिया था। फाइनली उसकी बोल्डनेस की वजह से उसे उस फिल्म में हीरोइन का रोल मिल गया। इस बारे में सोचते सोचते उसे नींद आ गई। वैसे भी उसने नींद की गोली ली है। सपना देखता है कि एक फिल्म की शूटिंग कर रहा है। इसके लिए एक अजीब सा सेट बनाया गया है, जहां जंगल के बीच एक क्लब है। जब वो इस क्लब में फिल्म की हीरोइन को आवाज लगाता है, तभी एक आदमी खड़ा होता है और उससे कड़े लहजे में पूछता है कि वो उसकी पत्नी का नाम क्यों पुकार रहा है। तब वहां मौजूद सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। उसका पति कहता है मालूम नहीं है कि वो मेरी पत्नी है, किसे बेवकूफ बना रहे हो, लुच्चे कहीं के। असल में उसका अपनी नई फिल्म के हीरोइन के साथ अफेयर था, लेकिन कास्टिंग के समय उसने बताया था कि वो कुंवारी है। 2 दिन पहले जब वो क्लब में पार्टी कर रहा था, तो उसके पति ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया था कि वो उसकी पत्नी पर डोरे डाल रहा है। इसी बात को लेकर अरिंदम ने उससे मारपीट की थी। वो अचानक नींद से जागता है, पसीने से तरबतर है। वो अपने बैग में शराब की एक बोतल लेकर आया है। बैग से इसे निकालता है और बोगी के दरवाजे की तरफ चला जाता है। यहाँ मौली उससे बात करती है, कहती है कि वो भी फिल्म में काम करना चाहती है, क्या वो उसकी मदद कर सकता है। अरिंदम अब कोई रिस्क नहीं लेगा। कहता है कि वो पहले उसके पति से बात करना चाहता है। अरिंदम के जाने के बाद उद्योगपति हरेन बोस मौली से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करता है, पर मौली ने उसे कोई वैल्यू नहीं दिया। इस पर हरेन बोस नाराज हो जाता है। प्रीतिश से रूखे अंदाज में कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उससे कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता है। लगता है एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रीतिश के हाथों से चला गया। केबिन में मौली प्रीतिश से कहती है कि अगर वो उसका एक काम कर दे तो बदले में वो भी उसकी मदद करेगी। कहती है क्या वो अरिंदम से कहेगा कि उसे मुझे फिल्म में लेने पर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन प्रीतिश को ये आइडिया पसंद नहीं आया। हरेन के साथ जो भी होता वो पर्सनल होता, बात आपस में रहती। फिल्म से तो बात पब्लिक हो जाएगी, लोग उसकी पत्नी को लेकर गॉसिप करेंगे। वो ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आज अरिंदम शराब के नशे में धुत है। वो ऐसा पब्लिक के बीच कभी नहीं करता है। सबके सामने सबसे अच्छे से पेश आता है, पब्लिक इमेज की हमेशा फिक्र करता है। पर आज जैसे उसने ये मुखौटा हटा दिया है। वो नशे में धुत होकर अघोरी के केबिन में चला गया। उसे खाते वक्त परेशान करता है, क्योंकि उसने कहा था कि शराब की गंध से उसे उल्टी आती है। वो अदिति को खुद से मिलने के लिए बुलाता है, उससे उठपटांग बातें करता है। कहता है कि उसे अब कोई परवाह नहीं है कि वो अपने मैगजीन में उसके बारे में क्या लिखे। वो उसे क्लब की घटना के बारे में भी बताना चाहता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ जो कंट्रोवर्शियल हो सकता है। एक जर्नलिस्ट के लिए ये एक मसालेदार खबर होती, पर अदिति ने उसके नशे में होने का फायदा नहीं उठाया। तब उसने उसे कुछ भी बोलने से रोक दिया। आज रात वो नशे में धुत था और खुद पर उसका कोई काबू नहीं है। अपने बर्थ में भी वो ठीक से सीट पर नहीं चढ़ पाया। तब हरेन की पत्नी ने उसकी मदद की। हरेन की बेटी भी लेटे लेटे उसे नशे में पड़ा देख रही है। ऐसा आदमी किसी का आदर्श कैसे हो सकता है। भगवान जैसी छवि बस मुखौटा है, लेकिन उसकी इस हालत का भी उसकी फिल्मी छवि पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। पब्लिक के लिए वो अब भी एक हीरो है। शायद एक एक्टर को अपनी पब्लिक इमेज की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। शायद इससे उसके करियर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।
अगली सुबह ट्रेन दिल्ली के नजदीक पहुंच चुकी। इस सफर में प्रीतिश ने सोचा था कि वो उद्योगपति हरेन बोस से एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेगा, लेकिन ये तो नहीं हो सका। पर उसे एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये एक धार्मिक संस्था के प्रचार का कॉन्ट्रैक्ट। इसका संस्थापक उसी के कोच में सफर कर रहा था और उसे कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए तड़पता देख रहा था। उसे भी अपने संस्था के प्रचार के लिए ऐसे ही जुझारू लोगों की जरूरत है। आज सुबह अरिंदम एक अलग मूड में है, जैसे सारा बोझ दिल से उतर गया हो। हरेन की बेटी को अपना ऑटोग्राफ देता है, जैसे सब कुछ नेचुरल है, कल की बात जैसे कल ही खत्म हो गई हो। सुबह ब्रेकफास्ट पर जब अदिति से मिलता है तो पूछता है कि क्या वो फिल्मों में काम करना चाहती है, लेकिन अदिति कहती है कि उसकी मंजिल कुछ और है, जो फिल्मी चमक दमक से एकदम अलग है। अरिंदम मजाक में कहता है कि 2-4 फिल्म फ्लॉप होने के बाद उसकी जिंदगी से भी ये चमक दमक खत्म हो जाएगी, जैसे इसके खोने का भय अब उसके अंदर से खत्म हो गया हो। अरिंदम को लगा था कि अदिति उससे हुई बातचीत को अपने मैगजीन में छापेगी, पर उसने इंटरव्यू के दौरान जो कुछ लिखा था उसे फाड़कर वहीं रख दिया। कहती है कि वो इसे अपनी यादों में रखेगी, छापेगी नहीं। अरिंदम को ये उम्मीद तो नहीं थी, इससे उसके मैगजीन की बिक्री बढ़ सकती थी, लेकिन शायद हर कोई अपना काम बिक्री बढ़ाने के लिए नहीं करता है। इस सफर के बाद वे फिर कभी नहीं मिलेंगे, जिंदगियां अलग अलग रास्ते पर होगी, लेकिन इस सफर ने उन्हें कुछ ना कुछ सीख जरूर दी। शायद अब जिंदगी थोड़ी तो अलग होगी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।